से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 आर्म्स के लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही अलग अलग हथियार के 100 कारतूस बरामद किए गए हैं। वाहन जांच के दौरान 2 हथियार तस्कर को गोली और कई उपकरण के साथ गिरफ्तार भी किया गया और इसके अलावा मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। तो भोजपुर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, मतलब को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके पास 100 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तो इसमें से एक लड़का जो है ये कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप के कर्मी से पैसा छीनने के केस में भी वांछित था। पूछताछ के दौरान इसने बताया है कि इसने हथियार जो है ये एमुनिशन जो है वो छपरा की किसी शॉप से लिया है। उसका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। खबर दरभंगा से है जहां उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। एक पशु आहार लदे हुए ट्रक से विभाग ने विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक में देखिए एक तहखाना बनाकर के 40 कार्टन विदेशी शराब छिपा रखी थी। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। दरभंगा से ये बड़ी खबर, उत्पाद विभाग की बड़ी सफलता कह सकते हैं। आपको बताते चले यहाँ पर ट्रक से विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। बड़ी कामयाबी मिली है। पशु आहार लदे ट्रक से विभाग ने विदेशी शराब बरामद की। ट्रक में एक तहखाना बनाकर के 40 कार्टन विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एकमी घाट पुल पर एक ट्रक खाड़ है जिसमें विदेशी शराब है। हम लोग वहां गए और शक के आधार पर उसका चेक किए और वहां पर केबिन में 40 पेटी विदेशी शराब मिला। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता के विरोध में दिल्ली में आक्रोश देखा गया है। हजारों लोग चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दोनों ओर से आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई और हालात को देखते हुए उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। पूरे इलाके पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। उच्चायोग के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हुई। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि हालात काबू में रहें। राजधानी में ये विरोध बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गहरे रोष की तस्वीर पेश करता है। विरोध की आवाज दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। जुल्म हो रहा है वहाँ और थोड़ी सी क्लास है हिंदुओं की वहाँ पर, उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट कि ऐसे हिंदुओं को जहाँ से भगाओ और जहाँ इस्लामी कंट्री बनाओ। वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है। वो प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका साफ कहना है कि हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार से अपील की गई है कि इस मामले में कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। साफ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का नहीं रहा। देश के भीतर भी इसने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कटिहार में सांसद तारिक अनवर ने बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर ऐसी घटनाएं मानवता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दुखद है, केंद्र सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को बिल्कुल सख्ती से बांग्लादेश के अंदर जो भी घटना हो रही है उसकी सिर्फ निंदा नहीं की जाए, उनको वार्निंग दी जाए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय विशेष के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, तो ये चिंता का विषय। हमारा पड़ोसी देश जिसको कहा जाए कि उसके जन्म में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश में देखिए कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी गई। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे और सभी सो रहे थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। अब देखिए इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई, जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास में भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्रदास की पीट कर हत्या कर दी थी। চারপাশে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। আগুন লাগানোর পরে আগুনের উপস্থিতি। तो इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर CR अबरार दीपू चंद्रदास के परिवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि अबरार ने दीपू के पिता रविलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। देखिए रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने यह कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है और इसीलिए यूनिस सरकार सबकी रक्षा करे। नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टराई ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की रक्षा नेपाल में हुई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फर्क है और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। हाँ, तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनुस सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। वो तो समाधान के लिए वो शायद जो अपने देश की समस्या खुद ही वहाँ की सरकार ही करें, हम तो वही सुझाव देंगे। क्या अपील करेंगे यूनुस सरकार से? ना, हम तो नहीं, सबकी रक्षा करें। जो माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी सरकार का हमेशा दायित्व बनता है माइनॉरिटी का रक्षा करें, हम वही समझें। थैंक यू। इसी बीच देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। शीतलहर को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरपुर डीएम का बड़ा आदेश आया है। 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी होगी।
सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। 24 से 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर बिहार में देखिए ठंड का कहर जारी है। शीतलहर की वजह से ठंड ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बच्चे भी स्कूल बंद करने की मांग कर रहे थे। शीतलहर को लेकर के ये बड़ा आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरपुर डीएम का ये बड़ा आदेश आया है। 8वीं तक के सभी स्कूल प्राइवेट और सरकारी दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। 24 से 28 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। नए साल पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब देखिए, श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड यानी कि RFID जारी होने के 10 घंटे में अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे में दर्शन करके वापस लौटना भी होगा। नए जो निर्देश हैं वो तत्काल लागू कर दिए गए हैं। ये नए नियम क्यों बनाए गए हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। हर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड का कहना है कि इसका मकसद श्रद्धालुओं को रोकना नहीं बल्कि उनकी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाना है, ताकि दर्शन बिना परेशानी के हो सके। नए नियम के मुताबिक अब RFID यात्रा कार्ड मिलने के बाद श्रद्धालुओं को 10 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। इसी के साथ ही दर्शन करने के बाद 24 घंटे के भीतर कटरा बेस कैंप लौटना भी जरूरी होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को इसका पालन करना होगा। श्राइन बोर्ड ने साफ किया है कि ये नियम हर श्रद्धालु के लिए है, चाहे कोई पैदल यात्रा करे या हेलीकॉप्टर और बैटरी कार जैसी सुविधा का इस्तेमाल करे। सभी को तय समय के अंदर यात्रा पूरी करनी होगी। चलिए खबर अब पटना से है, जहां मीठापुर बाईपास में सक्रिय ऑटो लिफ्टर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के सदस्य ऑटो खड़ा कर राहगीरों को बिठाते थे और फिर रास्ते में उनके मोबाइल और सामान लूट लेते थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 बदमाशों को पकड़ा है और इनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ऑटो के पास मौजूद 2 युवक पुलिस को देकर के भागने लगे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पूछताछ में यह भी पता चला है कि अब तक करीब 50 से अधिक मोबाइल फोन लूट को अंजाम ये लोग दे चुके थे। सूरज कुमार और उनके साथी विनय कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो ऑटो मालिक है उनका नाम विनय कुमार है और जो चालक है सूरज कुमार है। प्लानिंग के तहत इनके द्वारा यात्रियों को पहले अपनी ऑटो में बैठाया जाता है, उसके बाद छिनैती वगैरह करके उनका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसके बाद इस मोबाइल को बेचा जाता है। समस्तीपुर के शाहपुर गांव के पास में माइक्रो फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर कैश लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। लूट के रुपए 3 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई। 19 दिसंबर को माइक्रो फाइनेंस कर्मी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर रुपए लूट ली थी। पुलिस को सूचना मिली कि झोपड़ी में कुछ हथियारबंद अपराधी बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। एक टीम गठित की गई, छापेमारी की गई, जहां से कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर के वहां से भागने में सफल रहा। त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना जहां से प्राप्त हुई थी, जिस जगह के बारे में, वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पे छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां पे 4 व्यक्ति अरेस्ट हुए और 1 आदमी फरार हो गया। देखिए इसी बीच आरा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां फायरिंग में युवक को गोली लगी है। बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान फायरिंग की गई, युवक के सीने में गोली लगी, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीरो के संभल टोला गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त आरा से बता रहे हैं, जहां फायरिंग में युवक को गोली लग गई है। बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान फायरिंग की गई और युवक के सीने में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान गोली चली और उस दौरान एक युवक को गोली लग गई है, उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि प्रशासन की मौजूदगी आखिर वहां पर क्यों नहीं थी और फिलहाल अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बता दें आपको कि फायरिंग में युवक को गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।
देखिए, मोतिहारी में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बलुआ, चांदमारी, कचहरी स्टेशन, सदर अस्पताल वाले इलाकों में न तो अलाव की व्यवस्था हो पा रही है और न ही जिला प्रशासन की नजर पड़ रही है। पूर्वी चंपारण में भी कड़ाके की ठंड है, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। वैसी स्थिति में देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोतिहारी की तस्वीर है और लोग परेशान हैं क्योंकि ठंड का असर काफी दिख रहा है। सुबह में कुहासे भी जो है वो दिख रहे हैं और वैसी स्थिति में जिला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये बताइए कि आप लोग ये अलाव अपने नहीं अपने से खरीद के हम लोग जला रहे हैं। आज से 5 साल पहले ज्यादा ठंड में लकड़ी गिरता था, इस बार कुछ भी नहीं गिर रहा है। तो कहाँ कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या अलाव यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड तो बहुत बढ़ गया है ना? ठंड बढ़ गया है। कैसे बच रहे हैं आप लोग? कैसे बच रहे हैं आप लोग? अलाव के पास अपना से लकड़ी की खरीद कर जला रहे हैं। कह ठंड बहुत बढ़ गया जी, ठंड तो बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? ठंड बढ़ चुकी है, ठंड के हम लोग ठंड के मारे कहीं निकल नहीं रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा, ठंड बढ़ गया बा? हाँ बढ़ गया है। तब कैसे इसी तरह से काम जाम को चलाना है अपना, व्यतीत करना है। कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं कर रहा है? बिल्कुल, देखिए सभी लोग खुद की जुगाड़ से अलाव की व्यवस्था इन लोगों ने किया है और नगर निगम, जिला प्रशासन जरूर ये दावा कर रहा है कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था है, लेकिन अलाव की व्यवस्था कुछ जगहों पर जरूर उसकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन लोग जुगाड़ तंत्र के माध्यम से अलाव की व्यवस्था कर खुद को ठंड से बचाने में जुटे हैं। और लगातार मोतिहारी में भी जो ठंड का असर है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। वैसी स्थिति में तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, ठंड का असर काफी ज्यादा है। पूर्वी चंपारण के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्देश जरूर दिया है, लेकिन जो लोग हैं वो परेशान से दिख रहे हैं। 19 कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। कोहरे ने एक बार फिर से रेल परिचालन की रफ्तार पर देखिए ब्रेक लगा दिया है। दानापुर स्टेशन से खुलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई ट्रेन करीब 8 घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि स्टेशन के वेटिंग रूम से लेकर के प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ से पूरा स्टेशन भरा हुआ है। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम इन दिनों देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से रेल परिचालन की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक पर अभी से ही जो है कुहासे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। ट्रेनें बात करें तो ट्रेनों की तो 8 से 10 घंटे तक लेट हो रही है और कई ट्रेनें जो है जो विलंब से आने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। और ये यात्री आप देख सकते हैं कि यात्री जो है यहाँ पर अपना जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि वेटिंग रूम जो है पूरी तरह से भर चुका है और उसके बाद जो है यहाँ पर लोग अपना जगह बना रहे हैं। पॉलिथीन खरीद करके जो है यहाँ चिमकी खरीद करके वहाँ पर खुद जो है बिस्तर बना करके यहाँ पे रात काटने पर मजबूर हैं। कितनी ट्रेनें लेट हो रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी ट्रेनें टाइम से नहीं आ रही है, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ तो है और ठंड भी काफ़ी है, तो पैसेंजर तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी, क्या करेंगे। ठंडा में परेशानी हो रहा है तो नहीं क्या बोले, नहीं बोले आप परेशानी हो रहा है। हाँ परेशानी तो ये आदमी ठंडे में बैठ रहा है। किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो बहुत हो रहा है। हम लोग 7 बजे का ट्रेन है, अभी ये वो 12 घंटा लेट है और ये ठंडी में हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वेटिंग रूम भी जो है खचाखच भरा हुआ है और वेटिंग रूम तभी भरा रहता है जब ट्रेनें विलंब से चलती हैं और यही इसका जो है नज़ारा है कि ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और ये वेटिंग रूम पूरा भरा हुआ है। कितनी ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, उसके चलते ट्रेन छूट जा रही है। कई ट्रेन तो बाहर से जो आ रहे हैं, आज मेरी जैसे एक ट्रेन छूट गई पाटली, तो अब साउथ बिहार से जाऊंगी मैं, इसलिए यहाँ वेट कर रही हूँ। तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ा ट्रेनों का और इसी वजह से जो है वेटिंग रूम भी भरा हुआ है और कोई व्यवस्था रेलवे की तरफ से कोई खास इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरीश शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक शालीमार अगरबत्ती, लेगेसी ऑफ फ्रेग्रेंस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक शालीमार अगरबत्ती, लेगेसी ऑफ फ्रेग्रेंस। आज बिहार की राजधानी पटना भाजपा में हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा मिलने के बाद पटना में उनका यह पहला दौरा है, लिहाजा स्वागत भी देखते ही बन रहा था। उनके स्वागत और रोड शो की तमाम दिलचस्प तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बुलडोजर से फूलों की बारिश, रैली की शान बढ़ाते हाथी, घोड़े और ऊंट की फौज, बीजेपी के झंडों से पटी सड़क। नजारा है बिहार की राजधानी पटना का और मौका था बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत का। 42 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार पटना दौरे पर आए, जहां पटना एयरपोर्ट पर पहले मिथिला के पाग और मखान के माला के साथ उनका स्वागत हुआ। इसके बाद एयरपोर्ट से ही नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो का आगाज हो गया। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। 6 किलोमीटर तक चलने वाला ये रोड शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। रोड शो जब सड़क पर निकली तो इसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हाथों में झंडा लिए जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। नितिन नवीन के रोड शो में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कुछ नेताओं को आने में देरी जरूर हुई, तो फिर क्या था, समय पर पहुंचने के लिए नेताओं ने दौड़ लगा दी। दरअसल रास्ते में भारी जाम लगा था, जिससे कई नेता ट्रैफिक में फंस गए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेता गाड़ी से निकलकर दौड़कर रोड शो में शामिल हुए। बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपने से न सिर्फ बीजेपी युवाओं के बीच पकड़ को और मजबूत कर रही है, बल्कि पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। विवादों से दूर रहने वाले नितिन नवीन, जिनकी जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने बूथ स्तर पर जो काम किया, उसका नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हुई। लिहाजा उनको सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपना आने वाला पंचायत चुनाव हो या बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।